सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग जो पिछला वीडियो बताया गया वो पढ़े होंगे और उसका नोट्स बनाए होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में इंडोर लाइटिंग के बारे में पढ़े थे कि इंडोर लाइटिंग क्या होता है, और उसमें जो रिलेटेड टर्म थे जैसे कि इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ल्यूमिनस फ्लक्स, लाइट, इन सारे टर्म के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए थे, पढ़े थे। इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन कि लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है और वो कैसे काम करता है और ये इल्यूमिनेशन से कैसे रिलेटेड है और क्या बताएगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, तुरंत लाइक ही कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, यही दोनों नियम है। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन के दो नियम है, कौन कौन से, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इस लॉ को सिंपली कोसाइन लॉ भी बोलते हैं। हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिलहाल एक बार और हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं कि इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो इल्यूमिनेशन बताए थे कि ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया। यानी मान लिया जाए ये अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ से जो ल्यूमिनस फ्लक्स इसके द्वारा निकलेगा तो एक परपेंडिकुलर सरफेस एरिया पे, ये जो एरिया है वो कैसा है, परपेंडिकुलर सरफेस एरिया होना चाहिए। परपेंडिकुलर सरफेस एरिया पे यूनिट एरिया में जो ल्यूमिनस फ्लक्स होगा, मान लिया जाए कि 5 मीटर एरिया में ल्यूमिनस फ्लक्स इसका 10 ल्यूमेन होता है, 10 ल्यूमेन होता है, तो बताइए कि यूनिट एरिया में कितना होगा, 10 ल्यूमेन बाय 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट इसका यूनिट ल्यूमिनस फ्लक्स हुआ, यूनिट ल्यूमिनस फ्लक्स इन यूनिट सरफेस एरिया या यूनिट परपेंडिकुलर सरफेस एरिया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेशन बोलेंगे। तो जो लोग पिछला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें वो सबसे पहले जा कर के उसको देखिए, उसके बाद इसमें अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहला नियम इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है और ये कैसे रिलेटेड है ल्यूमिनस फ्लक्स से, और कैसे ये डिस्टेंस से, और कैसे कैसे क्या रिलेटेड है वो लोग हम लोग समझते हैं। इसमें सबसे पहले ये एक बार पढ़ते हैं इसको, और उसके बाद इस नियम के अकॉर्डिंग बोलता है कि इल्यूमिनेशन ई एट एनी पॉइंट ऑन ए प्लेन। मान लिया जाए ये एक प्लेन है, क्या है, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे इल्यूमिनेशन क्या होगा, वो सोर्स से कैसे रिलेटेड है, इसी के बारे में बताना है इसमें। इल्यूमिनेशन ई एट एनी पॉइंट ऑन ए प्लेन, एक प्लेन पे, किसी प्लेन के, ये मान लेते हैं बोर्ड क्या है, प्लेन है, और इसके किसी पॉइंट पे प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट एंड सोर्स। क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ये एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द सोर्स, यानी सोर्स और इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जो ज्वाइन कर रहा है। आगे बोल रहा है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेन। बोलता है कि इल्यूमिनेशन जो यहाँ पे होगा, इल्यूमिनेशन जो इस प्लेन के पॉइंट पे होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इल्यूमिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हम लोग डी माने तो डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यही डिस्टेंस को बताया कि ये डिस्टेंस कैसा होगा, तो ये डिस्टेंस होगा, ये सोर्स और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो वाला डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ पे लेंगे, और प्लेन ये है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, प्लेन अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, इसके सामने वाला पॉइंट होना चाहिए तभी ना वो परपेंडिकुलर होगा। तो यही बोलता है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, किसके किसके बीच में, तो सोर्स और प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लॉ बताता है कि इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड पॉइंट सिंपली। और डिस्टेंस क्या कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स और प्लेन के बीच। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं।
हमने माना ये क्या है, एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है। तो बताइए कि इसका इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहाँ होगा, यहाँ पे। समझिएगा, एकदम बेसिक पॉइंट से समझिएगा। ये प्लेन है तो यहाँ पे सोर्स हम रखें, प्लेन यहाँ पे है, सोर्स यहाँ पे। बताइए ये इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या परपेंडिकुलर है? यहाँ से अगर तिरछा हम लोग इस डायरेक्शन में मापे तो क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं लेना है। कौन सा डिस्टेंस लेने बोल रहा है कि सोर्स और प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा ये नियम बताता है। यानी हम लोग यहाँ से लिए E directly proportional to 1 by d square, where d distance between source and plane, perpendicular distance between source and plane। अब ये जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो I कांस्टेंट आता है डी स्क्वायर। जो I क्या है, तो कल ही हम लोग बताए थे, कल ही के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि I क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि क्या रहेगा, इस केस में इंटेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या एक सोर्स के लिए इंटेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये था फर्स्ट नियम, इसको और हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फिगर से समझेंगे कि कैसे होगा। चलिए देखिए, तो ये नियम क्या बोल रहा था कि E जो होगा बराबर होगा I बाई डी स्क्वायर। फिगर से समझते हैं। ये फिगर है एक, ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, और इससे हम लोग इल्यूमिनेट कर रहे हैं एक सरफेस को इल्यूमिनेट कर रहे हैं। एक सरफेस को हमने इल्यूमिनेट किया। तो ये इसका डिस्टेंस कहाँ से होगा, इसके और इस परपेंडिकुलर सरफेस का डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। अब समझिएगा, ये 3D के जैसा बनाया हुआ है, तो ये प्लेन है, तो इसका डिस्टेंस कौन सा होगा, ये बीच पॉइंट का। समझिएगा, इसको फिर से ऐसे करके हम लोग समझते हैं। तो ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, और ये ऐसे इसको अगर घुमाए तो यहाँ एक सोर्स हुआ। तो बताइए, ये जो आपको चारों पॉइंट दिख रहे हैं, वो इसका चारों एंड दिख रहा है, इसका क्या है, चारों एंड दिख रहा है। तो बताइए, ये अगर सोर्स है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से ये सोर्स होगा। एकदम बेसिक पॉइंट समझिएगा कि अगर ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से इस सोर्स ऑफ लाइट से इसके कॉर्नर पे परपेंडिकुलर होगा नहीं, कहाँ पे होगा, इसके मिडिल पॉइंट पे होगा। तो यही बात हम बता रहे हैं कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कौन सा होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये मानते हैं कि D1। तो यहाँ पे इस सरफेस पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो क्या होगा, I बाई, हम इस सरफेस पे ही बात कर रहे हैं, इसको हम लोग इवन सरफेस मानते हैं कि I बाई क्या हो जाएगा, D1 का स्क्वायर। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। हम लोग इसको और बढ़ाएंगे, हम लोग इसको क्या करते हैं, और आगे तक बढ़ाते हैं कि थोड़ा सा और आगे जाते तब वहाँ पे इल्यूमिनेशन कैसा होता।
यानी इस पॉइंट को हमने और आगे बढ़ाया तो ये जा कर के हमको मिला एक और सरफेस। तो बताइए कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस सरफेस और इस सोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। हम लोग इसको मानते हैं कौन सा? D2। तब बताइए कि इस ये E1 प्लेन हुआ था और ये E2 हुआ था, तो बताइए कि यहाँ पे इल्यूमिनेशन किसके बराबर होगा? तो E2 बराबर हो जाएगा I/D2 के स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अभी अभी हम लोग नियम पढ़े कि किसी भी प्लेन पे जो इल्यूमिनेशन होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी प्लेन पे जो इल्यूमिनेशन होता है E, वो डिस्टेंस के इन्वर्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। I कांस्टेंट था, हमने लिख दिया। I दोनों में समान रहेगा कि नहीं समान? तो बताइए, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? I की जगह पे इसको पुट कर दें, या इसको और हम लोग कर सकते थे इस इक्वेशन को I बराबर E1 इंटू D1 का स्क्वायर होता कि नहीं होता? इसको हमने इक्वेशन मान करके हम लोग इसको फर्स्ट मानते हैं। यहाँ से ही बताइए कि I बराबर कितना होता? E2 इंटू D2 का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बताइए क्या मिलेगा मेरे पास? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या होगा? दोनों I आपस में बराबर है, यानी LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होंगे? बराबर होगा। D1 का स्क्वायर बराबर E2 D2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से हमको मिल गया E1/E2 बराबर D2 का स्क्वायर बाई D1 का स्क्वायर। यानी अगर हम लोग का इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर हमको पता है कि सोर्स से 5 मीटर दूरी जाने पे, अगर हमको पता है कि इल्यूमिनेशन इतना है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक सोर्स है और हमको पता है कि सोर्स से 5 मीटर जाने पे इस जगह पे इल्यूमिनेशन कुछ होता है, मान लिया जाए इल्यूमिनेशन क्या होगा? इल्यूमिनेशन का यूनिट क्या होगा? तो ल्यूमेन मीटर स्क्वायर। मान लिया जाए कि इस सरफेस पे यानी 5 मीटर जाने पे 10 ल्यूमेन मीटर स्क्वायर क्या है? इल्यूमिनेशन है। तब हम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से और अगर 15 मीटर जाते तब यहाँ पे इल्यूमिनेशन कितना होता। ये कैसे पता करते? हम लोग इस नियम से पता कर लेते। चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर से एक बार, उससे पहले इसको समझ लीजिए ये क्या बोल रहा था। ये बोलता है न्यूमेरिकल, या ये लॉ बोलता है कि जो इल्यूमिनेशन होगा किसी भी प्लेन पे, प्लेन कहने का मतलब कि एक सरफेस एरिया, सोर्स के परपेंडिकुलर सरफेस एरिया पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से ये हुआ कि अगर D का वैल्यू हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे, D का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, यानी डिस्टेंस का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इस सरफेस पे इल्यूमिनेशन का वैल्यू क्या होता जाएगा? कमता जाएगा। सिंपली ये समझिए कि अगर इस सरफेस पे एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स अभी और इसके बीच 5 मीटर डिस्टेंस है, तो कुछ इल्यूमिनेशन होगा यहाँ पे। जैसे ही डिस्टेंस को 10 मीटर कर दिए तो यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और कमने का रेट क्या होगा? स्क्वायर से कमेगा। कमने का रेट क्या होगा? स्क्वायर के टर्म में कमेगा। ये क्या था? ये लॉ ऑफ इन्वर्स स्क्वायर लॉ बताता है। यह इन्वर्स स्क्वायर लॉ यही बताता है कि डिस्टेंस का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे उसी अकॉर्डिंग क्या होगा? इल्यूमिनेशन का वैल्यू क्या होता है? कमता चला जाएगा। कमने का रेट हम लोग यहाँ से इक्वेशन निकाले, 2 इक्वेशन माने कि एक सरफेस एरिया ये है जो D1 डिस्टेंस पे है, और एक उसी सरफेस, ध्यान रखिएगा I का कांस्टेंट सेम कब होगा? जब ये सोर्स सेम है। एक सोर्स के लिए हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तब I का वैल्यू क्या है? इक्वल है। हम लोग एक सोर्स सरफेस पे, जो सरफेस कितना दूरी है सोर्स से? D1 दूरी है, और दूसरा सरफेस कितना दूरी है? D2 दूरी है। तब हम लोग इल्यूमिनेशन निकाले दोनों पॉइंट पे, तो E1 बराबर हो गया I/D1 स्क्वायर, और दूसरा सरफेस पे क्या हो गया? E2 बराबर I/D2 स्क्वायर। दोनों का वैल्यू I समान था, I को इक्वलाइज किए तो हम लोग को मिल गया E1/A2 बराबर D2 स्क्वायर बटा D1 स्क्वायर। चलिए इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। कैसे न्यूमेरिकल होगा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़ें कि जो सरफेस
होना चाहिए वो सोर्स के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जरा सोचिए तो कि सोर्स परपेंडिकुलर ना होकर तिरछा हो जाए, मान लीजिए यहाँ से ऐसे लाइट जा रहा है, तब क्या बराबर होगा, तब उसके लिए क्या नियम होगा, तो उसी के लिए ये वाला नियम है। कौन सा नियम, लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल मान बनाते हैं। मान लिया जाए कि एक सोर्स यहाँ पे बल्ब जल रहा है, क्या जल रहा है, एक बल्ब जल रहा है, एक बल्ब जल रहा है। तो बल्ब जल रहा है तो बोल रहा है कि 5 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस पे बल्ब के परपेंडिकुलर 5 मीटर डिस्टेंस पे, इसका दूरी कितना है 5 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ जो इल्यूमिनेशन है ई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 50 ल्यूमेन मीटर स्क्वायर है। क्या है, 5 मीटर डिस्टेंस पे एक बल्ब जल रहा है, उसके परपेंडिकुलर 5 मीटर डिस्टेंस पे इल्यूमिनेशन का वैल्यू कितना है 50 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि बताइए कि डिस्टेंस अगर 4 मीटर होता तब यहाँ पे यानी इस सरफेस पे इल्यूमिनेशन का वैल्यू कितना होता। अब सिंपली ये दिमाग लगाइए कि डिस्टेंस कम रहा है तो इल्यूमिनेशन का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी अभी पढ़े E1 बटा E2 बराबर T2 बटा D1 का होल स्क्वायर, यही पढ़े थे, ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर। बताइए तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, अगर इसको E1 माने तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, और ये वाला D2 हो जाएगा। यानी दिया हुआ है कि E1 बराबर 50 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और D1 बराबर 5 मीटर, D2 बराबर 4 मीटर, देन E2 बराबर वाट। रख दीजिए इसको यहाँ पे। E1 का वैल्यू कितना है 50, E2 का वैल्यू निकालना है, D2 का वैल्यू कितना है, D2 का वैल्यू 4 और D1 का वैल्यू 5 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे, 50 E2 बराबर 16 बटा 25, यानी यहाँ से 50 गुने 25 बटा 16 बराबर क्या हो जाएगा, E2 का वैल्यू हो जाएगा। काट देंगे तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 25 में 16 से कम होकर के देखिए, 50 तो उसका इल्यूमिनेशन था, अब इल्यूमिनेशन में 25 बटा 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका इस प्लेन पे क्या हो जाएगा, इसका इल्यूमिनेशन का वैल्यू हो जाएगा। ये था फर्स्ट इल्यूमिनेशन का नियम। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या बोलता है, अभी हम लोग इस केस में क्या देखे थे कि जो प्लेन होगा वो कैसा होगा, सोर्स के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ज़रा समझिए, क्या ऐसा हो सकता है हर एक केस में जो सोर्स और ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर ही हो, नहीं। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं, देखिए ये क्या है, ये एक प्लेन है और ये सोर्स है। जरा प्लेन को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के तरीके से रोटेट करवाते हैं और अब लाइट जलाते हैं, तब बताइए कि इसका इल्यूमिनेशन कमेगा या बढ़ेगा। समझिएगा एक एक पॉइंट को। यहाँ पे हम लोग इस प्लेन पे, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो अभी देख रहे हैं कि ऐसे था तो सारे पॉइंट, प्लेन के सारे पॉइंट पे जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा वो समान होगा। लेकिन जैसे ही इस सोर्स के प्लेन का कुछ कर्व हो जाएगा यानी मुड़ जाएगा, तब बताइए कि डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो इल्यूमिनेशन का वैल्यू ऑटोमेटिकली है कि कम जाएगा। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग ये वाला लॉ यूज करते हैं। क्या है नियम, वो हम लोग समझते हैं इसको। ये नियम बताता है कि जो इल्यूमिनेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कोस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। अब ये थीटा कौन सा होगा, इल्यूमिनेशन होगा इस सरफेस पे, इल्यूमिनेशन होगा वो कोस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। अब थीटा ही समझना है, मेनली इसमें थीटा ही समझना है कि थीटा आखिर किसके बीच में होगा। तो समझिए, ये था सोर्स और ये था प्लेन, अभी परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर के केस में मान लीजिए ये ऐसे था और ये सोर्स यहाँ से जा रहा है। अब बोल रहा है कि ये सरफेस जो है अब परपेंडिकुलर नहीं है, अब क्या है, कर्व हो गया यानी टेढ़ा हो गया। देखिए ऐसे, तो जो थीटा होगा वो यही वाला होगा, यानी कौन वाला थीटा लेना है यहाँ पे कंसिडर करना है। तो जो लाइन आ रहा था सोर्स से, जो डिस्टेंस था उसके परपेंडिकुलर
और एक्चुअल प्लेन के बीच का एंगल, एंगल समझिएगा, एंगल अगर समझ गए तो ये नियम सिंपल हो जाएगा। सोर्स के परपेंडिकुलर, सोर्स के परपेंडिकुलर कौन होगा, यही वाला ना होगा, सोर्स के परपेंडिकुलर और प्लेन के बीच का एंगल, थीटा कौन सा लेना है, सोर्स के बीच, सोर्स के परपेंडिकुलर, सोर्स यहाँ पे है तो देखिए सोर्स अगर यहाँ पे है तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला होगा। तो सोर्स के परपेंडिकुलर और प्लेन के बीच का एंगल, तो प्लेन के बीच का एंगल कौन होगा, ये वाला एंगल होगा। इसको ऐसा देखिए, पहले ये सोर्स ऐसे था, यानी फर्स्ट केस में हम लोग जो इल्यूमिनेशन निकाले थे उसमें सोर्स कैसा था, सोर्स यहाँ था और प्लेन ये परपेंडिकुलर था, पूरा का पूरा प्लेन परपेंडिकुलर था। लेकिन इसमें केस में बोल रहा है कि जो इल्यूमिनेशन होगा वो कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा और थीटा कौन सा होगा, तो सोर्स के परपेंडिकुलर, तो सोर्स का परपेंडिकुलर ये होगा, ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर ही ना है, परपेंडिकुलर और इस प्लेन के बीच का एंगल। अब हम लोग इसको ऐसे कर दिए, तो देखिए ऐसे कर दिए, पहले ऐसे था, पहले ये ऐसे था, अब इसको प्लेन को क्या कर दिए, कर्व कर दिए, ऐसे कर दिए, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, थीटा होगा। हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए फिगर बनाने के लिए थोड़ा सा हम ये हो गया, यहाँ से लाइट दे रहे हैं, ये यहाँ से लाइट जा रहा है, तो बताइए यहाँ पे जो ये प्लेन है और यहाँ पे अभी ये प्लेन है, वो दोनों आपस में कैसे होंगे, एक स्लाइड के जैसा है, ये दोनों एक स्लिट के जैसा है। देखिए ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार से ये बना हुआ है। तो बताइए कि इसका एंगल कब बनेगा, तो इस प्लेन को हम लोग क्या करेंगे, हल्का और आगे बढ़ा देंगे, यानी इस प्लेन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ जा करके ऐसे बनेगा और यहाँ से जो तिरछे ये आएगा, यहाँ से जो तिरछे आएगा ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। लाइट जो यहाँ से दिया जा रहा है, लाइट जो दिया जा रहा है ये लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इस प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये बताता है कौन सा, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ बताता है कि इल्यूमिनेशन सरफेस के किसी पॉइंट पे कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। जो थीटा जो एंगल है वो कौन सा एंगल होगा, तो एक बार फिर से सुनिएगा, जो थीटा एंगल होगा वो सोर्स के परपेंडिकुलर और प्लेन के बीच का एंगल, सोर्स के परपेंडिकुलर और प्लेन के बीच का एंगल के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये बताता है सेकेंड लॉ या लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो इसको यानी ये सेकेंड लॉ बताया, तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, के का वैल्यू 1 रखा जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड लॉ जब हम मिलाएंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, पिछला वाला में हम लोग पढ़े थे I बाई क्या पढ़े, D1 का स्क्वायर, और E बराबर यहाँ पे भी है तो कॉस थीटा। यही बताता है क्या, दोनों लॉ मिलकर के हमको यही बताते हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं कि ये एक सोर्स है और सोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे होता, लेकिन प्लेन अब यहाँ पे है, प्लेन कहाँ पे है, यहाँ पे एक प्लेन है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे बताइए कि एंगल, यहाँ पे बताइए कि इल्यूमिनेशन कितना होगा, इस पॉइंट पे पूछ रहा है। तो बताइए, तो ये परपेंडिकुलर है, सबसे पहले समझिए क्या ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन से। प्लेन अगर ये है तो सरफेस परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन कितना होगा।
तो दो चीज़ तो हमको पता है, डिस्टेंस का वैल्यू हमको तो पता, मान लिया जाए कि डिस्टेंस कितना दे दे, 5 मीटर दे दे। यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, एक बल्ब जल रहा है, उससे पूछ रहा है कि यहाँ पे बताइए कि एंगल का वैल्यू कितना होगा, इल्यूमिनेशन का वैल्यू कितना होगा। वो कितना दूरी पे, 5 मीटर पे, और एंगल का वैल्यू दे दे, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन के परपेंडिकुलर यही ना होगा। तो अभी थीटा का वैल्यू हम कौन सा बताएं कि प्लेन के परपेंडिकुलर, सॉरी ये लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर और प्लेन के बीच का एंगल, प्लेन के बीच का एंगल। तो प्लेन ये हुआ और परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये हो जाएगा थीटा। अब चाहे तो इसको ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू अगर दे दे, इसका वैल्यू दे दे, तो इल्यूमिनेशन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कंडीशन दे देगा कि आई का वैल्यू कुछ है, इंटेंसिटी का वैल्यू, तो ये बराबर, चलिए एक न्यूमेरिकल बना ही लेते हैं। एक सोर्स है जो पूछ रहा है, सोर्स से 5 मीटर डिस्टेंस पे, 5 मीटर डिस्टेंस पे जो कि प्लेन, थीटा का वैल्यू मान लिया जाए, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे दे कि जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 30 डिग्री पे है। वेयर आई क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या बताए थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताए थे ल्यूमेन पर सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या बताए थे, अस्टेरेडियन बताए थे। तो आई का वैल्यू अगर दे दे 10 ल्यूमेन पर अस्टेरेडियन, तब बताइए कि ई का वैल्यू कितना होगा। तो रख देंगे, आई का वैल्यू 10 दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, और d1 का स्क्वायर 5 है 25, यानी क्या हो गया, इसको 2 5 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू √3/2 और 5, इसको जो काट करके हम लोग, यानी √3/5, इसका यूनिट क्या होगा, इल्यूमिनेशन का यूनिट क्या होगा, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। ये था इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ये दोनों नियम इनवर्स स्क्वायर लॉ के खत्म हुए। अगले वीडियो में इंडोर लाइटिंग भी खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक और बच रहे हैं। एक फैक्टर अफेक्टिंग द इंडोर लाइटिंग, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे इंडोर लाइटिंग डिपेंड करता है। जैसे एक घर में हम लोग देखते हैं कि अगर घर वो अच्छे तरीके से प्लास्टर किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो उसमें यही लाइट को लगाया जाए तो वहाँ पे ज़्यादा इल्यूमिनेशन होता है। लेकिन एक घर है जिसमें बिना प्लास्टर किया हुआ है, उसमें अगर वही लाइट को लगाया जाए तो वहाँ पे इल्यूमिनेशन कम होता है। तो यही बात हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, वो पढ़ेंगे। और एक बंसन फोटोमीटर पढ़ना है। ये 2 टॉपिक बच रहे हैं और उसके बाद ये टॉपिक भी, ये यूनिट भी खत्म। अब आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।